Hello dear students, today we discuss about average atomic mass. चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर है 1.7.2। तो बच्चों एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? तो इन द नेचर जो भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के नेचर में हमें 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। सेम एज कार्बन, तो कार्बन के भी यहाँ पे 3 आइसोटॉप्स है और हर एक आइसोटॉप्स का एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस हमें यहाँ पे दिया होता है और उनका एटॉमिक मास भी दिया होता है। इनका यूज़ करके हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्योंकि देखो ये कार्बन 12 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका एटॉमिक मास 13 है, जब ये कार्बन का एटॉमिक मास 14 है। यानी नेचर में जो हमें मैक्सिमम एबंडेंस मिलता है वो कार्बन 12 का मिलता है, फिर हमें कार्बन 13 का मिलता है, फिर कार्बन 14। कार्बन 14 बहुत लेस प्रोपोर्शन में हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो डेटा होता है उनमें से हम निकाल लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास, और वो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग आगे यूज़ करते हैं सभी कैलकुलेशंस में। तो आज हम पहले इसके मेथड देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको एक बात बोली कि आइसोटॉप्स, तो एक क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में अराइज होगा कि व्हाट इज़ आइसोटॉप्स। तो पहले तो थोड़ा आइसोटॉप्स के बारे में यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। देखो आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप की डेफिनेशन होगी इन अ एलिमेंट व्हेन एटॉमिक नंबर आर सेम, इन एलिमेंट व्हेन एटॉमिक नंबर आर सेम but atomic mass are different, which is known as isotopes। देखो आइसोटॉप क्या होते हैं कि आइसोटॉप वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर होते हैं सेम, और जो एटॉमिक मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। तो ये एग्जांपल में आप क्लियरली अभी देख सकते हो कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। तो जो एलिमेंट होते हैं उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका भी एक यूनिक होता है। तो देखो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, के कार्बन के आइसोटॉप्स। तो कार्बन के आइसोटॉप्स, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स, देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन 6, देखो हर एक में मैंने नीचे लेफ्ट साइड लिखा 6 और ऊपर यहाँ पे लिखा 12, 13 और 14। तो जो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये कोई X, ये X है यहाँ पे एलिमेंट, नीचे मैंने लिखा यहाँ पे Z और ये मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है A। अभी ये क्या है, Z क्या है और X क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेर X इक्वल्स टू सिंबल ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स ये जो X होता है वो एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे C यानी कार्बन, अगर नाइट्रोजन होगा तो यहाँ पे N होगा, एंड A रिप्रेजेंट एटॉमिक मास। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड एंड अपर केस में लिखते हैं। Z क्या है? तो Z हमने लास्ट पीरियड में भी डिस्कशन किया था, Z इज एटॉमिक नंबर। तो ये चीज़ सेकेंड चैप्टर में आएगी, ये दोनों चीज़। अभी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और इसको समझ भी लो कि एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। यहाँ पे आप ऐसे हेडिंग लगा दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई एक एलिमेंट है जो सिंबल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है x, A यानी एटॉमिक मास, Z यानी एटॉमिक नंबर। तो अभी आप फटाफट आंसर दे सकते हो कि इन दिस आइसोटॉप व्हाट इज द एटॉमिक नंबर 6, व्हाट इज द एटॉमिक मास 12, इन दिस आइसोटॉप what is the atomic number 6, what is the atomic mass 13, in this isotope what is the atomic number 6, atomic mass 14. So now we can say that all the isotopes atomic number are same. देखो atomic number are same, atomic number same है but atomic mass are different, 12, 13 and 14. So all the elements are known as isotopes of carbon. ये क्या है? कार्बन के आइसोटॉप्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। देखो ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटॉप्स है, नाइट्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स है, क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स है। तो आज हम 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। बट एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले ये जो आइसोटॉप्स है इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, ये भी आगे काम में आएगा, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3। ये 3 आइसोटॉप हाइड्रोजन के हैं, ये 3 कार्बन के हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसको प्रोटियम कहते हैं, इनको ड्यूटेरियम कहते हैं और इनको ट्रिटियम कहते हैं। वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आइसोटॉप्स के बारे में तो आपको पता चल गया कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास कैसे होते हैं, डिफरेंट। तो अगर अपने पास आइसोटॉप्स है, सबके एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? कुछ एवरेज लेना होगा। इसीलिए टॉपिक का नेम बना एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। तो पहले तो लिख देते हैं एवरेज एटॉमिक मास। देखो मेथड समझो क्या करना है। रिलेटिव एबंडेंस गिवन इन परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ रिमूवल ऑफ दीज परसेंटेज। देखो इनमें से परसेंटेज निकालने, इनके भी परसेंटेज, इनके भी परसेंटेज। तो आपको क्या करना है? परसेंटेज रिमूव करने के लिए इसको डिवाइड 100 करना होगा। चलो इसको डिवाइड 100 किया तो क्या हुआ? 0.98892। इसको डिवाइड 100 करना है। सेम चीज़ हियर, सेम चीज़ हियर। फिर आपको क्या करना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर तीनों का एडिशन होगा। देखो कॉमन चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आपके पास 2 आइसोटॉप्स है। समझो 2 आइसोटॉप्स X और X। यहाँ पे आपको एबंडेंस दिया है, यहाँ पे आपको दिया है एटॉमिक मास। फिर हम क्या करेंगे? इनका एबंडेंस हमको मान लो दे दिया है A, इनका दिया है B। ये परसेंटेज में है। जबकि इनका एटॉमिक मास आपको दिया है Y और इनका दिया है Z। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या होता है?
तो A डिवाइडेड बाय 100 इंटू Y प्लस B डिवाइडेड बाय 100 इंटू Z, ये हो गया तरीका। इनका सॉल्यूशन कर दो तो आपको मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। चलो समझो, A तो ये डिवाइडेड बाय 100, अब ये हम डायरेक्टली करेंगे कि इसको 100 से डिवाइड कर रहे तो हमें क्या मिलेगा 0.98892। अभी यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल कैलसी इंटू, देखो इंटू वाई यानी 12 प्लस सेम चीज़ हियर, इसको डिवाइड 100 कर रहे हैं यानी बनेगा 0.01108 इंटू 13.00335, फिर से प्लस, ये सभी साथ में ही है। तो इनको मैं डिवाइड 100 कर रहा हूँ, देखो इनका कैलकुलेशन में पास में दिखा रहा हूँ, 2 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 100। तो 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10⁻²। 10⁻² पावर जब ऊपर आती है तो ये पॉजिटिव है पावर, तो यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव 10⁻²। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई है बीच में, बी सेम है तो जो एक्सपोनेंट है उनका एडिशन होगा यानी 2 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 10⁻12 इंटू 14.00317। चलो इसको सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे कैल्सी रिक्वायर्ड होगा, ऐसा नॉर्मल कैल्सी आप यूज़ करना, साइंटिफिक कैल्सी नहीं चलता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट, आप भी खुद से करो ट्राई, 98892 इंटू 12। तो आंसर यहाँ पे हुआ 11.867 प्लस ये दोनों को जोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, तो आंसर यहाँ पे बना 0.1440। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी कि ये तो 10⁻12 है। तो आपको क्या करना है, देखो जब भी आप ऐसे एमसीक्यू पूछते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो ऐसे कोई एक्सपोनेंट आपको नेगेटिव में दिया है, मोर नेगेटिव वैल्यू, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है। समझो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, ये 10⁻12 एक्सपोनेंट अगर हटा दूं तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो क्या करना है, -12 है तो ये जो पॉइंट है उसको 12 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये डेसिमल यहाँ पे आ गया। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू हुई, समझते हो, 0.00000। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जो आंसर होगा वो भी एक स्मॉल वैल्यू आएगी, अप्रोक्स इतनी आएगी, इसके आसपास आएगी। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, और ये दोनों बड़ी वैल्यू है इससे, यानी ये छोटी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एडिशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बस अभी क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर लो तो वही होगा फाइनल आंसर 11.867 प्लस 0.1440। तो फाइनल आंसर इज 12.011 यू यानी क्या होगा, यूनिफाइड मास, या दूसरा यूनिट हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम्पल, क्लियर हुआ। चलो अभी 2 और एग्जाम्पल करेंगे तो बात और क्लियर होगी। चलो अभी मैं आपको एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक परचेज कर ली है तो एक्सरसाइज निकालिए।
देखो एक्सरसाइज नंबर 1.9, एक्सरसाइज 1.9 निकालिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सरसाइज नंबर 1.9। अभी यहाँ पे आपको दिया है कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास, और यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। किनका फाइंड आउट करना है, क्लोरीन का। चलो टेबल भी गिवन है, टेबल यहाँ पे बना देते हैं। पहले आपको दिया है आइसोटॉप, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स, फिर पास में दिया है नेचुरल एबंडेंस परसेंटेज में, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ Na यानी नेचुरल एबंडेंस, और लास्ट में दिया है मोलर मास। देखो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स, क्लोरीन 35 और 37। अभी ये चीज़ क्लियर हो गई। 35 क्लोरीन का एटॉमिक मास है, यहाँ पे 37 क्लोरीन का एटॉमिक मास है, दोनों का एबंडेंस गिवन है। चलो फर्स्ट वाले का एबंडेंस है 75.77, सेकेंड में है 24.23। यहाँ पे इसका मोलर मास दिया है, वो भी लिख रहते हैं। आप टेक्स्ट बुक में से लिखना सभी। यस देखो अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेम मेथड, फिर से वही चीज़। आपको क्या करना है, यही चीज़ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के लिए 2 आइसोटॉप्स है, परसेंटेज दिए तो परसेंटेज को रिमूव करना होगा, यानी 2 पॉइंट आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो इजीली। परसेंटेज रिमूव करना है, डिवाइड 100 यानी 2 पॉइंट लेफ्ट साइड ले लो, क्या होगा 0.75। ये पॉइंट यहाँ पे आया 0.7577 इंटू 34.9689 प्लस सेम चीज़ हियर बस हो गया। अभी कैलसी यूज़ करना है, कैलकुलेट करते हैं 0.7577 इंटू 34.9689 यानी आंसर होगा 26.496 प्लस सेम हियर कैलकुलेट so answer is 8.956। चलो ये दोनों को जोड़ दो तो हमें वैसे पता होता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, तो उसके अराउंडिंग आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है 35.453 U, या यूनिट लिख सकते हो एटॉमिक मास यूनिट। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.9 और ये सम आपको थियरी में दिया है। दोनों को अच्छी तरह से पहले लिख लो, फिर दूसरा एक एक्सरसाइज का सम देखते हैं। चलो क्लियर एक्सरसाइज 1.9। जो जो एक्सरसाइज के सम होते हैं उसको टिक मार्क करते रहना, और जो आगे के टॉपिक्स है वो सारे थ्योरेटिकल्स है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। ये चैप्टर जैसे पीछे ख़त्म होगा तो आगे के हम स्टार्ट कर देंगे। देखो अभी ये वाला खुद से थोड़ा ट्राई करो, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, फिर भी आप खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइज नंबर 1.32। अभी यहाँ पे आपको 3 आइसोटॉप्स दिए हैं आर्गन के, और आपको निकालना है यहाँ पे एवरेज
मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। देखो आपको पहले आइसोटॉप्स दिए हैं, फिर मोलर मास दिया है और लास्ट में एबंडेंस दिया है, यानी यहाँ अभी तक एबंडेंस बीच में दिया था, ये एग्जाम्पल में लास्ट में दिया है, तो मेथड तो सेम ही रहेगी। देखो यहाँ पे पहले लिख रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। टेबल अभी नहीं बना रहा हूँ, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी उसमें से देखते जाना। आर्गोन के 3 आइसोटॉप्स है, 36, 38 और 40। 36 का एबंडेंस कितना है? 0.337। तो अगर उसको हम डिवाइड 100 करें तो 0.00337 इनटू उनका मोलर मास कितना दिया है? 35.96755 प्लस, चलो सेकेंड आइसोटॉप्स के बारे में सोचो, 0.063 यानी 0.00063 इंटू 37.96272 प्लस थर्ड वाला देखो तो 0.996 इंटू 39.9624। जो चीज़ हमें दो आगे एग्जाम्पल में किया वही सेम रिपीट करना है। फिर देखो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये दोनों को कैलकुलेट कर लो, ये दोनों को, ये दोनों को। तो आप खुद से करो, मैं यहाँ खुद से कर रहा हूँ, और आंसर यहाँ पे चेक करना। पहला आएगा 0.1212 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये दोनों को, अभी सबको एडिशन पे लगा दो। तो आंसर बनेगा 39.94 U। तो ये था एक और लास्ट सम एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास फिनिश होता है। एक बार अच्छी तरह से इसको समझ लेना, देख लेना, इसको भी लिख लो। चलिए अभी आगे बात करते हैं मोलर मास। तो देखो मोलर मास तो मैंने आपको बता दिया है, और एक यहाँ पे आपको फॉर्मूला मास भी दिया है। टॉपिक नंबर मैं आपको दिखा दूँ, पेज नंबर 14 के आसपास होगा। एक फॉर्मूला मास दिया है और एक आपको दिया है मोलर मास 1.7.3। चलो इनको भी समझ लेते हैं। 1.7.3 आपको दिया है मोलर मास। तो मोलर मास किसके लिए होते हैं? तो मोलर मास कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड करते हैं। मोलर मास किसके लिए फाइंड करते हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, तो जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ये सारे के सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल है और इनमें हम मोलर मास फाइंड आउट करते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा दिया है। इसका 18 होगा, इसका 44 होगा, इसका 180 होगा। फिर मैंने आपको शुगर का भी बताया है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे 1.7.4, ये चीज़ बाकी है, फॉर्मूला मास। देखो पॉइंट नंबर 1, फॉर्मूला मास किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर्मूला मास आयोनिक
फार्मूला मास आयोनिक सॉलिड कंपाउंड्स के लिए फाइंड आउट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, NaCl। देखो NaCl में क्या होता है, तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है सॉलिड, उनमें एक Na+ आयन के सराउंडेड 6 क्लोराइड आयंस अटैच होते हैं। आपने ऐसा NaCl का सॉलिड स्ट्रक्चर देखा होगा, मैं यहाँ पे एक बार रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। देखो NaCl का क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर ऐसे हम बना सकते हैं। यस, देखो ये सारे जो पॉइंट है वो लेटिस पॉइंट होते हैं, ये सारे के सारे। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये Na+ है ये कॉर्नर पे, तो फिर यहाँ पे होता है Cl-, फिर यहाँ पे आ जाएगा Na+, फिर यहाँ पे क्या होगा Cl-, फिर यहाँ पे होगा Na+, एक पॉजिटिव आयन और उसके पास नेगेटिव, दो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होके पूरे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे जो आयंस होते हैं, वो एक दूसरे के पास ऐसे अरेंज होके पूरा क्या बना देते हैं, सॉलिड बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे Cl-, फिर ये Na+, तो ऐसे आप सोच सकते हो। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। देख लो इसमें हर एक कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे कॉर्नर पे Na+ है, और हर एक फेस के सेंटर में भी Na+ होगा। देखो 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करो कि ये Cl-, चलो ये Cl- मैंने हाईलाइट किया, इनके सराउंडेड, इनके आसपास कितने Na+ है, तो देखो ये एक Na+, चलो ये सेकंड Na+, इसके ऊपर एक ये Na+, इसके नीचे ये वाला Na+, आगे वाला Na+, और इसके बैक साइड वाला Na+। यानी आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर से एक बार हाईलाइट करवा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो भी आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव आयन के सराउंडेड नेगेटिव आयंस होते हैं, और नेगेटिव आयन के सराउंडेड पॉजिटिव आयंस होते हैं। यानी NaCl का एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाटर है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि NaCl में पूरा आयोनिक क्रिस्टल है, बहुत सारे आयंस होते हैं Na+, Cl-। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, NaCl का फॉर्मूला, NaCl का जो फार्मूला है वो फार्मूला के बेस्ड हम लोग निकालते हैं फार्मूला मास। तो फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, तो जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वही मेथड कि सोडियम का रखना है और Cl का रखना है। सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, यानी टोटल मिला दोगे तो आंसर कितना बनेगा, 58.5। बट NaCl के लिए हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, फार्मूला मास। NaCl के हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला मास। और फार्मूला मास निकालने का और एक तरीका भी है जो हम आगे एम्पेरिकल फार्मूला में बताएंगे।
मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला में इसको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं फार्मूला मास। तो बेसिकली ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, फार्मूला मास आयोनिक सॉलिड कंपाउंड्स के लिए होता है, सच एग्जांपल NaCl, फिर KCl एक्सेट्रा, ये सारे इसके 2 एग्जांपल है। NaCl के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि 1 Na प्लस आयन, इसके अराउंडिंग 6 Cl माइनस आयन्स होते हैं, सेम एज 1 क्लोराइड आयन के अराउंडिंग 6 Na प्लस आयन होते हैं। NaCl का 1 मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, सो वी यूज फार्मूला मास। सो हियर फार्मूला मास ऑफ NaCl इज 58.5 U यानी यूनिफाइड मास, अदरवाइज एटॉमिक मास यूनिट। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अभी देखो होमवर्क में तो जो चीज़ करवाई है वो तो करनी ही है। मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 13 पे देखो एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ये कंप्लीट हुआ, फार्मूला मास भी कंप्लीट हुआ। अभी एक्सरसाइज नंबर 1 निकालो 1.1 कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। तो आपको मोलर मास निकालना है। देखो सिंपल से एग्जांपल है, यहाँ पे करवा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.1। फर्स्ट H2O, तो देखो H2O का मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम पर मोल, आगे हम लोगों ने निकाल दिया है। सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा 44 ग्राम पर मोल। थर्ड मीथेन, तो देखो मीथेन के लिए क्या होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4, 12 प्लस 4 16 ग्राम पर मोल। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट कर देना। एक्सरसाइज के 3 एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो सब कुछ 2 टाइम्स लिख के लर्न करना है, 1 टाइम फेयर बुक में और अनदर टाइम रफ बुक में।